पश्चिम एशिया के संकट से एक नया संगठन निकल के आया है और ये संगठन जो है आपका एक सुरक्षा संगठन है, नाटो के तर्ज में डेवलप किया गया है। ठीक है, एमजेडीए, ये आप देख पा रहे हैं, ये सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष हैं, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष हैं। इन्होंने तीनों देशों ने मिलकर के सऊदी अरब में मक्का में अल सफा पैलेस है, वहां पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन इन्होंने जारी किया है और मक्का संयुक्त रक्षा समझौता इस पर हस्ताक्षर किया, जिसको मैं एमजेडीए कह रहा हूं। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इन देशों के बीच में, एमजेडीए साइन हुआ है और लगभग नाटो की तर्ज में ही साइन हुआ है। ठीक है, यह समझौते का जो सबसे मूल जो आधार है कि यदि किसी एक देश पर कोई देश हमला करता है, यदि इन देशों में से किसी देश पर भी कोई हमला करता है, तो ये देश जो है सभी देशों पर सशस्त्र हमला यानी सामूहिक रक्षा के आधार पर जो है पूरा का पूरा समझौता हुआ है। ठीक है, किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, जैसे नाटो में आपने देखा ना, सामूहिक रक्षा सहयोग समझौता नाटो। तो ये एक त्रिपक्षीय गठबंधन है, सुन्नी सुरक्षा त्रिकोण के तौर पे इसको देखा जा रहा है। मैं एक बार मैप में आपको दिखाता हूं, आप देखिए, ये तीनों देश हैं, ये पाकिस्तान है, यहां पर देखिए, यहां पे टर्की है आपका और ये सऊदी अरब है। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो इन तीनों देशों को अमेरिका का प्रोटेक्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुन्नी सुरक्षा। तीनों ही सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं और सुन्नी सुरक्षा त्रिकोण के तौर पे भी हम इसको देख रहे हैं। यानी कि एक चीज आप समझिए, जब से पश्चिम एशिया का संघर्ष चालू हुआ है, खासकर ये जो ईरान संकट हुआ है, देखिए यही पूरा रीजन है, ईरान ये है आपका, बगल में टर्की बैठा हुआ है, देखिए यह टर्की ईरान के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, टर्की यहाँ पे देखिए पाकिस्तान भी बॉर्डर साझा कर रहा है, सऊदी अरब बिल्कुल बगल में है, सऊदी अरब के साथ तो बहुत बुरी स्थिति है इसकी, है ना। देख रहे हैं ईरान को ये एक तरीके से, और इनको डर है कि आने वाले समय पे ईरान इन पे हमला करेगा। पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान इस समय मध्यस्थता कर रहा है ईरान वाले मामले में। तो जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव हुआ है, फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था और वो तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब सभी को अमेरिका के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। अभी तक सभी अमेरिका की सुरक्षा को लेकर के चल रहे थे, अब इनको पूरी तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका कभी भी अपने हितों के लिए कभी भी किसी भी देश को दरकिनार कर सकता है। तो एक तरीके से क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक नया महत्वपूर्ण परिवर्तन के तौर पे इसको देख सकते हैं और ये शक्तियां पारंपरिक अमेरिका सुरक्षा छत्र से निकल करके एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तलाश कर रही हैं। देखो, मैंने आपको एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब युद्ध का विस्तार हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा था कि बहुत सारे समझौतों में देश बंधे हुए थे और एक के बाद एक ऐसी कड़ी जुड़ती चली गई, प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, कि वो वर्ल्ड वार में बदल गया, फिर परमाणु युद्ध तक हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो पश्चिम एशिया के संघर्ष का विस्तार ही है। अभी देखिए सऊदी अरेबिया तक युद्ध आ चुका है, यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब पे लगातार हमला कर रहे हैं, अभी इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला कर रहे हैं, ईरान जहां जहां अमेरिका के सैन्य बेस है वहां पर हमला कर रहा है। मतलब आप सोचिए पूरा क्षेत्र युद्ध ही युद्ध चल रहा है इस क्षेत्र में, इसका कोई भविष्य और फ्यूचर दिख नहीं रहा है। यूक्रेन भी ईरान के ऊपर हमला करना चालू कर चुका है ना। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज को उड़ा दिया। तो ये विस्तारित हो रहा है और स्थिति वही बनती जा रही है, ध्रुव बनते जा रहे हैं यहां पर। तो ये जो आपका समझौता हुआ, इस समझौते के भी कई मायने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा एमजेडीए हुआ आपका, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता हुआ है, यहां पे बहुध्रुवीय पश्चिम एशियाई सुरक्षा ढांचे के उदय को ये दिखाता है कि कैसे एक तरीके से पश्चिम एशिया जो है मल्टीपोलर बन रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे कई सारे अन्य समझौते भी हैं भारत के लिए। आप देखिए ना, I2U2, भारत यहीं पर I2U2 का मेंबर है ना। इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई, है ना। चाबहार का मुद्दा हमारे लिए है, यहां पर हिंद महासागर का पूरा सुरक्षा का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा जैसा ही है। पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान पे एक मैंने डिटेल आपको वीडियो दिया है, मैप ऑफ पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान को एक असफल राष्ट्र के बारे में परिभाषित किया कि पाकिस्तान फेल स्टेट है। और अब पाकिस्तान अपने फेलियर को, क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज पता है कि आने वाले समय पे ईरान हमला करेगा, ठीक है,
उसके पास अब कोई नहीं बचा, सिर्फ एकमात्र पड़ोसी देश है, वो भी कर्ज देता है, कर्ज दे देकर पूरा देश खरीद चुका है, वो है चाइना। बाकी पाकिस्तान के पास कोई नहीं बचा हुआ है यदि एक्चुअल में आप पाकिस्तान की स्थिति देखें तो ऐसे में ये समझौता ये दिखा रहा है कि आने वाले समय पे इनके अंदर एक डर और भय व्याप्त हो चुका है इन देशों के ऊपर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता। हमारा ये बहुत अच्छा मित्र है सऊदी अरब, टर्की से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, सऊदी अरब से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे जो है भारत को भी इस विषय में चर्चा करना होगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बातचीत चल रही थी सितंबर 2025 से लगातार जो है सऊदी पाकिस्तान के बीच में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ था, जिसको हम एसडीएमए कहते हैं। ये हुआ था सितंबर 2025 में। फिर अगस्त 2026 में भी टर्की इसमें सम्मिलित हो गया, और टर्की सम्मिलित हो गया तो इसको सामूहिक सुरक्षा के तौर साथ जोड़ दिया इसको, है ना, कि एक देश के अंदर हमला होगा तो तीनों देशों पे हमला माना जाएगा। तो अब ये विस्तारित हो रहा है, अब इसमें और भी देश आकर के जुड़ेंगे, है ना। नाटो है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उसका आर्टिकल 5 यही तो कहता है, पारस्परिक रक्षा का प्रावधान है, जो एमजेडीए में है वही नाटो में है, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझने का बात यह है, नाटो देखो बहुत पुराना है, नाटो के पास फंड भी बहुत ज़्यादा है, नाटो की सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, आपस में वो सैन्य अभ्यास करते हैं। ये जितने देश हैं जिसमें सऊदी को छोड़ दे तो बाकी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेना का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इन सब में भी बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को डेवलप करने में। हाँ, अब ये इंटेलिजेंस साझाकरण करेंगे तीनों देश, क्षेत्रीय संघर्षों और सुरक्षा के लिए कोई भी यहाँ पे खुफिया जानकारी होती है, सुरक्षा डेटा होता है, कोई भी खतरा होता है तो आपस में उसको ऐसा पूरा तंत्र स्थापित करेंगे कि आपस में उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक चीज है, सऊदी अरेबिया अभी अमेरिका पे निर्भर है काफी मामलों पे, अमेरिका को ही प्रोटेक्ट करता है इसको, लेकिन जब से हूती विद्रोहियों ने यमन वाले क्षेत्र से यहाँ पे हमला होने चालू हुए हैं और यहाँ पे बाबल मंडप को बाधित कर दिया गया है पूरी तरीके से, सऊदी का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इंपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बाधित हो रही है। ईरान लगातार यहाँ से प्रॉक्सी वार कर रहा है हूती विद्रोहियों के मामले से, बगल में इजराइल बैठा हुआ है, इजराइल से भी इस क्षेत्र को खतरा है। तो कहीं ना कहीं पे अब ये अमेरिका के छत्र को हटाना चाहते हैं, ठीक है। ये अब अमेरिका पे निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मामला है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आने वाले समय पे इनको दिख रहा है, वो भविष्य दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे तेल निर्यात, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, ये सब चीज़ें यहाँ पे सुरक्षा यदि नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, पूरा मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। ईरान से भी डर चुके हैं ये, अमेरिका से भी डर चुके हैं, इजराइल से भी डर चुके हैं, सब जगह से डर चुके हैं देश, ठीक है। और टर्की के बारे में आपको पता है, टर्की अभी इजराइल ने काफ़ी चैलेंज किया था गाजा और सीरिया के मामले में, इजराइल की सैन्य उपस्थिति और उभरती चुनौतियों के तौर पे। देखो इसको डर ज़्यादातर क्या है, टर्की को डर है इजराइल का, ठीक है, क्योंकि सीरिया के पास बैठा है और सीरिया पे लगातार हमले कर रहा है, ये इधर लेबनान पे लगातार हमले कर रहा है। इसका डर ईरान का है, अभी जो मौजूदा डर बता रहा हूँ इसका डर भी ईरान का है, पाकिस्तान का, ठीक है। अमेरिका से भी डरे ही हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में अमेरिका आके इनका हित नहीं करेगा, इनको बर्बाद करेगा, तबाह करेगा, ठीक है। और सब अपने अपने हित देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि रक्षा बेहतर हो जाए, आर्थिक हो जाए, ऊर्जा संबंध बेहतर हो जाए, इसको लेकर के सब डर रहे हैं। अब देखो पैसे के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मजबूत देश है सऊदी अरेबिया, वित्तीय समर्थता है, ऊर्जा संसाधन है ना, खाड़ी वाला क्षेत्र है, ट्रेड वाले क्षेत्र में है। देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ में भी जुड़ा है, इधर लाल सागर के साथ भी जुड़ा है, और यहाँ पे बाबल मंडप जल संधि है, इधर हरमुज है। तो इसकी जो रणनीतिक क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति है, साथ ही डिफेंस में व्यय बहुत करता है, तो कहीं ना कहीं पे इसके पास एक कलेक्टिव बहुत पावरफुल देश है, सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता है इसके पास, सऊदी अरब के पास, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पे एक चीज और समझिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि इससे सैन्य क्षमताओं की पूर्ति हो जाएगी, तुर्की को भी लग रहा है कि सुरक्षा प्रौद्योगिकी बेहतर हो जाएगी, और 2030 तक जो है हम अपने आप की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर कर लेंगे। तो ये तो सऊदी अरब के संदर्भ में हो गया। यदि टर्की के संदर्भ में देखें, अभी देखिए आपको पता है पहले बहुत सारा भूकंप आया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास जो है, टर्की के पास जो है बहुत सारे यहाँ पर भी उन्नत ड्रोन है, एरोस्पेस है, यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है ये देश। ये भी आपको देखिए इधर भूमध्य सागर है, ऊपर काला सागर है, तो ये भी स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। और इसका भी उभरता हुआ रक्षा
क्षेत्र है आपका। तो सऊदी को लगता है कि यहाँ से कैपिटल मिल जाएगी, डिफेंस मार्केट मिल जाएगी, डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाएगा पश्चिम एशिया में और यूरोप में। यदि उसको डायरेक्टली इंपैक्ट डालना है तो टर्की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपना अपना हित भी देख रहे हैं और अपनी अपनी जरूरतें भी देख रहे हैं। पाकिस्तान इन देशों में से एकमात्र परमाणु क्षमता वाला देश है। इसके पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षेत्र है, सैन्य क्षमता भी बड़ी है इसकी, बहुत बड़ी विशाल 20-25 करोड़ की बड़ी आबादी है यहाँ पर। तो ऐसे में दीर्घकालिक रक्षा संबंधों के तौर पे इसको देखा गया है। ठीक है, पश्चिम एशिया में पाकिस्तान चाह रहा है कि उसका प्रभाव बना रहे, रणनीतिक उपस्थिति बनी रहे, सऊदी अरब के साथ उसके आर्थिक और ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी और कूटनीतिक प्रभाव बेहतर होते रहेंगे, और जो उसकी हालत खराब है। तो इसलिए सऊदी अरब वित्तीय समर्थता, तुर्की के पास नाटो के मानक सैन्य औद्योगिक क्षमताएं हैं और पाकिस्तान के पास जो है परमाणु पारंपरिक सैन्य सहयोग है। इन सब ने मिलाकर के तीनों देशों को एक क्षेत्र पे लाके खड़ा कर दिया और सामूहिक रक्षा और सैन्य सहयोग रणनीति स्वायत्तता के क्षेत्र में तीनों देश आके खड़े हो गए हैं। ये जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे बहुत सारे रक्षा समझौते पहले भी हुए हैं। अरब लीग देश जो हैं आपके, उनके बीच में संयुक्त रक्षा आर्थिक सहयोग संधि 1950 में हुई थी। ठीक है, पैन अरब सामूहिक सुरक्षा को लेकर के ऑलरेडी एक समझौता 1950 में, अभी का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अरब देशों के बीच में आपस में ही प्रतिद्वंद्विता मची हुई है ना, उसके कारण से यहाँ पे कुछ हो नहीं पाता। इसका भी बहुत बड़ा भविष्य नहीं है। इसके पहले आप देखिए, जब 1955 में बगदाद समझौता भी यहाँ पे हुआ था, सेंटो बोलते हैं उसको हम, है ना, बगदाद समझौता। इराक, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, ब्रिटेन, इन सब ने मिल करके सोवियत और साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए, जब कोल्ड वार चल रहा था तब बगदाद समझौता किया था इन्होंने, सेंटो किया था। लेकिन फिर कंडीशन वही हुआ, 1958 में सैन्य तख्ता पलट हो गया और इसका नाम जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था आपका। फिर 1979 में ईरानी क्रांति आई थी और इसके बाद इसका विघटन हो गया। ईरानी रेवोल्यूशन हुआ था ना 1979 पे। आप में से कुछ लोगों को कुछ टर्म्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जनरली ये सब चीजें मैं आईआर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे जनरली मैं रिकैप करा रहा हूं और मैं रिसेंट सिनेरियो के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा एक पेनिनसुला शील्ड फोर्स आपकी 1984 में बनाई गई थी, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के द्वारा। जब ईरान और इराक युद्ध हुआ था 1980 से 1988 के दौरान, तब पेनिनसुला शील्ड फोर्स डेवलप की गई थी कि अरब प्रायद्वीप के जितने भी देश हैं आपस में एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहेंगे। और बाद में मतलब वो भी इतना प्रभावशाली नहीं रही आपकी। ठीक है, इसके बाद 2015 में इस्लामिक सैन्य आतंकवाद रोधी गठबंधन आपका हुआ था। ठीक है, ये सब हो चुका है पहले। अभी ये जो नया डिक्लेरेशन आया है कोई नया नहीं है, इससे पहले बहुत सारे इनके डिफेंस डिक्लेरेशन हो चुके हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो इस्लामिक सैन्य आतंकवाद रोधी गठबंधन आपका 2015 में आया था। लेकिन जो अभी मक्का संयुक्त रक्षा समझौता हुआ है, इस पे भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, अब जो है पाकिस्तान हमारा विरोधी है, टर्की से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, चाइना से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, सऊदी अरब से हमारे अच्छे संबंध हैं, और लेकिन सऊदी अरब से इनके संबंध अब बेहतर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे चीन के निकट है सारे देश, चीन सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो पश्चिमी देशों में भारत का प्रभाव कम होगा, चीन का नेटवर्क बड़ा होगा। ये एक जो है बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पे चाइना पॉलिसी भी इसको जोड़ करके देख सकते हैं आप। चाइना भी ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है इस समय। ठीक है, अब ये समझौता होने से जो खाड़ी का पूरा क्षेत्र है, वहां पे जो पूरा रक्षा बाजार है, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे भारत क्या कर रहा है, अभी डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, आकाश प्रणालियां बेच रहे हैं, तेजस को बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस मैकेनिज्म से, इस समझौते से यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट भी बाधित हो सकता है। ठीक है, और भारत सऊदी संबंध जो हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, है ना, आप समझिए जो कश्मीर का मुद्दा हो गया या फिर यूनाइटेड नेशन में भारत की सदस्यता का मुद्दा हो गया, कई सारे मुद्दों में जो है यूनाइटेड नेशन में हमारा विरोध भी टर्की हमेशा करता रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो सऊदी अरब के नज़दीक जा रहा है, कहीं ना कहीं पे भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं पाकिस्तान की कूटनीति भारत को नुकसान न दे। हमारी यहाँ पे ऊर्जा निर्भरता भी है, हम यहाँ से बहुत पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ खरीदते हैं। ठीक है,
हमारे आर्थिक, ऊर्जा, निवेश, रणनीतिक संबंध है, तो भारत को सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते अपने बेहतर करने पड़ेंगे। दूसरा, पश्चिमी हिंद महासागर। देखो ये हिंद महासागर, यहाँ से ट्रेड होता है पूरा का पूरा, और ये क्षेत्र में भारत को अपने आप को एक मजबूत स्थिति में हमेशा रखना पड़ेगा। तभी प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में सेशेल्स गए थे। अभी सऊदी अरब को भी हमें बहुत मजबूत और बहुत कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी उपस्थिति बहुत मजबूत रहे, और एक जो हमारा जो भारत मतलब इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा प्रोवाइडर भी है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो ये चीजें देखना है। और जो अभी एक बहुत बड़ा ये जो मामला हुआ है कि एक पे हमला मतलब सभी पे हमला, तो कभी भारत पाकिस्तान पे संघर्ष होगा तो कहीं ना कहीं पे उस संघर्ष की स्थिति में सऊदी अरब का क्या स्टैंड होगा, टर्की का क्या स्टैंड होगा, इन सब चीजों पे एक रणनीतिक सुरक्षा, एक स्ट्रेटजिक कवर जो है, एक कवच के तौर पे जो है पाकिस्तान को, एक शील्ड के तौर पे भी ये दोनों देश काम आएंगे जब भारत से कभी दिक्कत होगा। और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है। सऊदी अरब से भी फंडिंग बहुत मिलती है, टर्की से भी फंडिंग मिलती है। सऊदी अरब टर्की से रक्षा प्रौद्योगिकी, सैन्य विशेषज्ञता, लड़ाकू विमान, ड्रोन, सुरक्षा प्रणालियां, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान को प्राप्त हो रही हैं। और इन सब कारणों से कहीं ना कहीं पे भारत के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है, हमारे पाकिस्तान से संबंध बहुत बुरे हैं इस समय। ठीक है, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, और इस तरीके का एक समझौता होना यह दिखाता है कि किस तरीके से परमाणु सुरक्षा आगे चल करके सही रह भी पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो ये सारे मामले हैं, और भारत को चाहिए कि अब सऊदी अरब के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, खाड़ी देशों के साथ, मध्य पूर्व जो यूरोप आर्थिक गलियारा आपका बन रहा है, I2U2 जो हमने संगठन बनाया है, इन सभी पर हमें अपनी एक मजबूत दृष्टिकोण, मजबूत नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, ईरान को एक रणनीतिक संतुलनकर्ता के रूप में उपयोग करना पड़ेगा अपने आप को मध्य एशिया और यूरोप के साथ, ताकि हमारा संघर्ष बना रहे। ठीक है, चाबहार पोर्ट का मामला हो या अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हो, इनको सबको सुदृढ़ करना है। देखो चाबहार अभी सब गड़बड़ चल रहा है, पूरा का पूरा ये पूरा क्षेत्र मध्य एशिया, देखो पाकिस्तान के कारण से मध्य एशिया से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है ज़्यादा, तो हम चाबहार पोर्ट पे ही निर्भर है जो कि ईरान में अवस्थित है। तो ये सब चीज़ों के लिए भारत को यहाँ पर अपनी उपस्थिति इस्टेब्लिशमेंट करना, खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को विविधीकृत करना, हमें किसी एक देश के साथ निर्भर नहीं रहना है। हमें ओमान को, कतर को, यमन को, सऊदी अरब को, संयुक्त अरब अमीरात को, सभी के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहरा किया जाना जरूरी है। साथ ही ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, आर्मेनिया हो गया, इजराइल हो गया, इन सब के साथ भी हमें रणनीतिक संबंधों को अपने मजबूत करना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको IR के विषय में एक बहुत ही मजबूत बात समझा रहा हूं। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। UAE के साथ वैसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत UAE रणनीतिक रक्षादारी, हमने रक्षा साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी UAE के साथ। तो ऐसे में खाड़ी क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति है, और भारत यहाँ पर अपना पक्ष भी रखता है। ईरान के द्वारा किए जा रहे UAE पे हमलों को हमने क्रिटिसाइज भी किया है। इस क्षेत्र की शांति वार्ता को लेकर हम भी चिंतित हैं। इन सभी को लेकर के आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर सुरक्षा एसोसिएशन आपका बना हुआ है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बोलते हैं हम इसको, IORA बना हुआ है आपका। तो इस पूरे क्षेत्र में इस क्षेत्र को समुद्री सुरक्षा के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट करना, रक्षा बलों का विजन 247 जो आपका है ना, उसको फास्ट ट्रैक करना। ठीक है, और जो ये पूरा बहुध्रुवीयता की तरफ अब जा रहा है, कहीं ना कहीं पे ये अमेरिका के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, अमेरिका चूंकि अब इस क्षेत्र में एक्टिव है। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के द्वारा अभी बनाया गया, अगस्त पे ही आपका जो है मक्का में यह एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, नया नाटो, मुस्लिम नाटो के तौर पे इसको कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए, स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।